दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबों को जोहार करती हूँ और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। बिल्कुल, तो हम कृषि समाचार की ओर चलें। बिल्कुल, तो किसान भाई हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे कृषि समाचार के लिए। तो चलिए किसान भाइयों, देखते हैं कृषि समाचार। बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। गव्य विकास निदेशालय की ओर से मॉडर्न डेयरी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील किसानों, युवा शिक्षित बेरोजगारों और लघु उद्यमियों को 50 दुधारू मवेशी, 20% अनुदान तथा 70% बैंक ऋण और 10% लाभुक के अंशदान पर 2 चरणों में 6 माह के अंतराल पर दी जाएगी। पहले चरण में 25 दुधारू गाय या भैंस दी जाएगी। उसके 6 महीने बाद दूसरे चरण में शेष 25 मवेशी दिए जाएंगे। इस योजना का कुल लागत मूल्य 27,01,250 रुपया है। कुल लागत का 20% यानी 5,40,250 रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा। 70% यानी 18,90,875 रुपया बैंक ऋण के रूप में दिया जाएगा और 10% यानी 2,70,125 रुपये का खर्च लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। झारखंड सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अंतर्गत गव्य विकास विभाग द्वारा रांची जिला के प्रगतिशील दूध उत्पादक किसानों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। इस बाबत दूध उत्पादक किसानों से उनके योगदान का लिखित ब्यौरा आमंत्रित है। दूध उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पशुपालक किसानों में से श्रेष्ठ का चयन कर उन्हें पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विकास में खासकर गव्य पालन और दूध उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले रांची के प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों या लघु डेयरी उद्यमियों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए इच्छुक पशुपालकों को अपने उल्लेखनीय कार्यों की संक्षिप्त कहानी जिला गव्य विकास पदाधिकारी रांची को प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा आमंत्रित आवेदन में से श्रेष्ठ और योग्य पशुपालकों को चयन करके उनके नाम की घोषणा की जाएगी। बैगन के फसल में अगर तना छेदक या फल छेदक कीट लग जाए तो उसके नियंत्रण के लिए पौधे के कीटग्रस्त भाग को काटकर गड्ढे में डालकर मिट्टी से भर दे, साथ ही कीड़ों को भी मार दे। इसके अलावा नीम निर्मित कीटनाशी का छिड़काव करे या रासायनिक दवा के रूप में फेम नामक कीटनाशी 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर छिड़काव करे। बैगन के फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जैविक दवा के रूप में नीम निर्मित कीटनाशी का छिड़काव करना। किसी वजह से ये जैविक दवा किसानों को ना मिल सके तो लार्विन या फेम नामक रासायनिक कीटनाशी का छिड़काव करें। साथ ही साथ इन बातों पर भी ध्यान दें कि जहाँ पर भी तना में कीट लगा हुआ है उसको काट करके गड्ढे में डाल दें, मिट्टी से भर दें या उस कीट को मार दें। दूसरा है कि नीम आधारित जो भी कीटनाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं उसका छिड़काव करें। साथ ही साथ बीटी करके बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस करके जो बायोलॉजिकल दवाई आता है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर मिला करके छिड़काव करें। और अगर आप रासायनिक दवा का छिड़काव करना चाहते हैं तो फेम नामक दवा है जिसे 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके या लार्विन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो जो है इससे मतलब कम से कम नुकसान होगा। किसान भाई अगर प्याज की खेती करने जा रहे हैं तो प्याज के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्ली ग्रानो, लाइट रेड, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड, पूसा वाइट राउंड और फ्लैट जैसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर खेत में प्याज की खेती के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुआई के वक्त ध्यान दें कि कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी जरूर हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान प्याज के फसल से अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्ली ग्रानो, लाइट रेड, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड, डार्क रेड, पूसा व्हाइट राउंड और फ्लैट जैसे उन्नत प्रभेद लगाएं।
मिनी रोटरी टीलर उस आधुनिक कृषि उपकरण का नाम है जो खेतों में निकाई गुड़ाई का काम करता है। ये पेट्रोल से चलने वाला यंत्र है जिसमें 1 घंटा में मात्र आधे लीटर पेट्रोल की खपत होती है। इस यंत्र के मार्फत 2 इंच की गहराई तक मिट्टी कोड़ते हुए निकाई गुड़ाई का काम किया जाता है। पहले से मौजूद रोटरी टीलर से आकार में छोटा होता है ये मिनी रोटरी टीलर। ये अत्याधुनिक कृषि उपकरण है जो बहुत ही करीने और सफाई के साथ खेतों में निकाई गुड़ाई का काम करता है। ये पेट्रोल चालित यंत्र है और 1 लीटर ईंधन में 2 घंटे चलता है। किसान इसकी सहायता से बहुत कम समय में ही अपने खेतों में निकाई गुड़ाई का काम संपन्न कर सकते हैं। आज हम आपके बीच एक ऐसे सफल किसान की कहानी बयां करने वाले हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत और मेधा के बल पर सामान्य से विशेष किसान की श्रेणी में आ खड़े हुए हैं। आज ये इतने सक्षम हैं कि इन्हें लगता है कि ये अपने खेतों में मनचाहा उपज प्राप्त कर लेंगे। नगड़ी प्रखंड के साहिर गांव के सफल किसान रामा महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने 7 एकड़ खेतों से शानदार उपज पाने वाले रामा महतो कुछ वर्षों पहले सैनिक बनकर देश की सेवा में बहाल थे। देश की सेवा तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन अपने ही गांव में, अपने ही खेत में किसान बनकर। आज ये खेती के प्रति अपनी अटूट निष्ठा, लगन और मेहनत के दम पर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आज हम जो मुकाम पाए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से हम 4-5-6 साल पहले आर्मी ज्वाइन किए थे, मगर वहां जाके लगा कि हमको इससे अच्छा अपना खेत में हम कर सकते हैं और हमने आर्मी को रिजाइन किया। उसके बाद घर आके सोचा कि भाई अब आर्मी छूट गया और घर आके अब तो खेती ही करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम खेती जो करें उसको थोड़ा आधुनिक ढंग से, मतलब वैज्ञानिक पद्धति से करें, ताकि हमको बढ़िया से बढ़िया लाभ हो और हम किसी नौकरान से कम पैसा ना कमाएं। यही सोचकर हमने खेती का शुरुआत किया। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार है। रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23.8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30.5 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी के भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1950 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2350 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2600 रुपये, गेहूं 1350 रुपये से 1450 रुपये, चना 5000 रुपये से 5300 रुपये, दाल अरहर 5200 रुपये से 6900 रुपये, दाल मसूर 4100 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5900 रुपये से 6300 रुपये, सरसों तेल 10200 रुपये से 10250 रुपये, चीनी 3500 रुपये से 3680 रुपये, आलू 1350 रुपये से 1450 रुपये और प्याज 1300 रुपये से 1400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार से आपने जाना मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में, है ना? बिल्कुल। और अभी हमें लगता है कि अब लेना चाहिए एक छोटा सा विराम। बिल्कुल। और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का, और हम चलेंगे अपने कारू दादा और मंगरा दादा को ढूंढने। हमें चलना है या वो आने वाले हैं? आपको बिल्कुल, कोई खबर है? हमें चलना होगा और किसान भाइयों को भी इसका इंतजार रहता है कि भाई कारू दादा और मंगरा दादा मिले और उनके माध्यम से हम लोगों को भी कुछ न कुछ जानकारी मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे साथ आपको भी चलना होगा, तो चले आइए। अरे कैसे हैं? हाँ, ठीक ठाक है। तब कहाँ से आ रहे थे? अरे गोसाल गए थे। वो सब एकदम। हाँ, तनी वो गाय मेरा बड़ी सुस्त हो गई। क्या हुआ है? पता नहीं, बड़ा सुस्त है। कोई रोग हो गया कि क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। देखिए दादा, अभी जाड़ा का मौसम है और चाहे कोई भी मौसम रहे, गाय गोरू में परजीवी रोग का खतरा बहुत रहता है। बिल्कुल। ओहो, हो सकता है कि आपको भी गाय को भी परजीवी रोग हो गया, जो बाहरी चमोकन उमोकन नहीं देखते हैं। अच्छा अच्छा, बाह्य परजीवी होता है और अंदर जो बीमारी होता है वो अंतः परजीवी से होता है। ओहो, इसीलिए सुस्त हो गई। आज दूधो कम की। अच्छा दादा, जब आप आइएगा है, इसका उपाय हमको बता दीजिए ना। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल, उपाय तो बताना ही पड़ेगा हमें। और आपकी गाय की तरह हो सकता है हमारे और भी किसान भाई के गायों को ऐसे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ AR देव जी के पास, आप जानकारी लेते हैं इस विषय पर। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, हमारा आज का विषय है गाय में होने वाले परजीवी रोग। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आसित रंजन जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताइए कि जो गाय में जो परजीवी रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, गाय में जो परजीवी है बहुत किस्म का है, कई भाग में बटा जाता है। एक तो जो कि हम लोग खून में पाए जाने वाला परजीवी, कुछ परजीवी है जो कि पेट में पाए जाने वाला, पेट में भी पेट का शुरुआत में पाया जाता है, कुछ पेट का बाद पार्ट में पाया जाता है। कुछ परजीवी ऐसा है जो कि जिसका नाम है जो ब्लड प्रोटोजोन पैरासाइट। ब्लड प्रोटोजोन पैरासाइट में हम लोग थैलेरियोसिस सबसे पहले रखते हैं, इसका बाद बेबिसियोसिस, इसका बाद ट्राइकोमोनियोसिस, इसका बाद बेलेंटिडियम कोलाई जो कि प्रोटोजोआ ग्रुप में हम लोग गिनते हैं। फिर आता है क्रीमी ग्रुप में। क्रीमी ग्रुप में निमाटोड ग्रुप कहते हैं। निमाटोड ग्रुप में सबसे पहले हम लोग कहते हैं एस्केरियोसिस, जो कि छोटे छोटे बच्चे में, खास करके गाय के बच्चे में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका बाद पाया जाता है खून चूसने वाला परजीवी, जो कि खून बैठ के खाते रहते हैं, जो वहाँ पेट में आंतरी में छेद करके वो पीते रहते हैं। तीसरा जो है स्ट्रोंगाइलॉइड्स, जो कि पेट का आंतरी में रहते हैं। कुछ परजीवी है जो कि ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस, जो पेट का जो छोटा छोटा इपिथेलियल ग्लैंड जिसको कहते हैं, जिससे एसिड रिसाव होता है, उसको खराब कर देता है। तो इस तरफ ट्राइकोस्ट्रोंगाइलोसिस, हिमोंकोसिस, निमाटोडियोसिस, तो बहुत सारे निमाटोड ग्रुप का परजीवी होते हैं। हुकवर्म भी होते हैं जो कि स्पेशली वो खून पीते रहते हैं। कुछ परजीवी है जो कि हम लोग ट्रिमाटोड ग्रुप में लाते हैं, जो कि लीवर में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा लीवर में हानि पहुंचाता है।
फैसियोलिसिस कहते हैं, फिर डाइक्रोसिलियोसिस कहते हैं, फिर सिस्टोसोमियोसिस कहते हैं। कुछ सिस्टोड भी है जो कि फीता कृमि कहते हैं, जो कि अक्सर जानवर को हानि पहुंचाता है। डॉक्टर साहब, गाय के शरीर में परजीवी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः जो हम लोग का आंतरी है, मुख्यतः आंतरी में खास करके अभी जो सीज़न है उस सीज़न में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसमें बहुत सारे वैरायटी का नाम पहले हम बताया। फिर पाया जाता है लीवर में। लीवर में बहुत ज़्यादा परजीवी द्वारा हानि होता है, जो कि लीवर डैमेज करता है ना। तीसरा आपका लंग्स में पाया जाता है, जो फुसफुस जिसको कहते हैं, फुसफुस में पाया जाता है। कुछ किडनी में भी पाया जाता है। तो इस तरफ खून में भी बहुत सारे परजीवी स्पेशली अभी का जो सीज़न है पाया जाता है। तो मुख्यतर इस ऑर्गन में, जिसको कहते हैं जो ऑर्गन है, मुख्य ऑर्गन में पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, गाय में होने वाले जो परजीवी हैं उनके क्या दुष्प्रभाव हैं गाय पे? हाँ, गाय के जो मेन दुष्प्रभाव है, एक तो हम लोग गाय पालते हैं दूध के लिए। पहले तो आप देखेंगे जब भी परजीवी होगा तो उसमें से दूध का मात्रा कम हो जाएगा, जिसका पर अगर 10 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें 1-2 किलो निश्चित तौर पर कम हो जाता है। एक तो दूध का कमी हुआ, दूसरा भूख ठीक से लगता नहीं, जो कि देखिएगा मन से खाता नहीं। तो आप कहेंगे जो डॉक्टर साहब मन से नहीं खा रहा है, ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है। तीसरा पतला पैखाना, कभी पतला कभी आपका ठीक ठाक, और कुट्टी आने लगता है। जो गोबर में देखिएगा पूरा कुट्टी जो है डाइजेशन हुआ नहीं और कुट्टी आने लगता है। तीसरा आपका कमजोरी, जो गाय ठीक से चल नहीं पाते, इतना सुस्त हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि गाय बढ़ जाता है, उठ नहीं पाता है। कुछ परजीवी ऐसा है जो कि खून में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे थायलेरिया, बेबिसिया 105 से लेकर 160 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि हम लोग ब्लड प्रोटोजोन पैरासाइट, खास करके थायलेरिया, बेबिसिया से किसान लोग बहुत परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, इन परजीवियों से बचा कैसे जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कैसे बचा जा सकता है। पहले तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है किस किस इस परजीवी किस किस द्वारा फैलाता है, ये पहले जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान भाई, आप जानते हैं जानवर का, खास करके गाय का शरीर में एक कीटाणु होता है जिसको हम लोग अठैली कहते हैं, जो चिपके हुए रहता है। वो खास करके थायलेरिया, बेबिसिया फैलाता है। आप जैसे ही शरीर में शुरू में देखते हैं जो अठैली आ गया, इमीडिएट इसको आग में जला के मारिए, चाहे मिट्टी तेल में इसको डाल दीजिए, तब जाके मरेगा, ऐसे मत मारिएगा। एक तो टिक्स का, अठैली का पहले ये कीजिए। फिर कुछ है जो कि आपका संबंधित खेत का पास्चर लैंड जिसको कहते हैं, जहाँ पर चढ़ते हैं, उस पास्चर लैंड को बहुत अच्छा से ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग। अगर वो बार बार एक ही जगह पर गाय चढ़ते रहते हैं, उस जगह पर मत चराइए, क्योंकि उस जगह पर, उसी ज़मीन में, उसी पास्चर लैंड में बहुत ज़्यादा निमाटोड का जमावट हो जाता है और घास खाता है, घास में आ जाता है। तीसरा आपका जो घोंगा है, चारों तरफ देखेंगे घोंगा फैला हुआ है। ये घोंगा द्वारा बहुत सारे कीड़ा फैलाता है, जैसे एम्फिस्टोमियोसिस, लीवर फ्लूक, सिस्टोसोमियोसिस, घोंगा द्वारा फैलता है। तो घोंगा का साथ ऐसा है, जैसे गोबर आया, गोबर में थोड़ा 5 दिन 10 दिन लेके कुछ समय अगर मिल जाता है तो घोंगा से एक कीड़ा घुस जाता है, घोंगा में घुस जाता है। गोबर और घोंगा दोनों एक साथ होने का चांस रहता है, तो गोबर से घोंगा में वो कीड़ा घुस जाता है और उससे निकलते रहता है। घोंगा से बाद में 1 महीना 2 महीना का बाद घोंगा से ही कीड़ा निकलने लगता है, वो जाके घास में बढ़ जाता है। जब आपका जानवर वो घास खाया तब वो शरीर में चला गया, उससे बहुत ज़्यादा हानि होता है, जो कि एम्फिस्टोमियोसिस, लीवर फ्लूक, सिस्टोसोम इसी का द्वारा फैलता है। अगर आप देख रहे हैं आपका आसपास बहुत ज़्यादा घोंगा है, तो घोंगा को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घोंगा का द्वारा 3-4 किस्म का कीड़ा जो फैलते रहता है। अगर घोंगा हो गया, आप अगर बत्तख आप पालने का यह है तो बत्तख पालिए, घोंगा को खाते रहता है।
दूसरा बहुत सारे डॉक्टर का सलाह लेके बहुत सारे केमिकल एजेंट है जो कि छिड़काव करने से आपका वो घोंघा मर जाता है। तो बहुत सारे उपाय है, आप जरूर डॉक्टर का सलाह लीजिए। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने हमें गाय के परजीवी से बचने के लिए कई उपाय बताए, इनका आप भी उपयोग करें। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कारू दादा, तब तो जानकारी तो बढ़िया मिला। बहुत बेस लगा, अब हमको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए। और हम तो कहते हैं कि किसान भाई जो दूसरे किसान भाई हैं वो भी अपने जानवरों की देखभाल अच्छी तरीके से करें। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का रोग लगता है, जो परजीवी रोग होता है, अगर वो लग जाता है तो उसका इलाज जरूर करवाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे मंगरा दादा कहाँ हैं? हाँ, मंगरा दादा नजर नहीं आ रहे हैं। अरे वो भी है अपना खेत पे। अच्छा, खेत पे है। हाँ, बारी बारी में। अच्छा, चलते हैं। चलिए ठीक है दादा, जो है ठीक ठीक, चलिए। ए मंगरा दादा, अरे कैसा आप टमाटर का खेती लगाए? सब एकदम लगाए थे ना तो बहुत बेस्ट था। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं इसमें काट तो बीमारी हो गया। खाली टमाटर में नहीं, मिर्चाई में भी, बैगन में भी। तो ए दादा, जब सब बीमारी लग जाए तो उसका कुछ उपाय तो होगा ना? बाबा, हम लोग तो उपाय बताने के लिए आइबे करते हैं। तो उपाय हमको बता दीजिए कि बैगन में, टमाटर में और मिर्चाई में बार बीमारी हो जाए, रोग लग जाए तो काट तो उसका उपाय करेंगे। एक गंतु भाई, हम लोग काहे नहीं उन विशेषज्ञ हमारे जो सुदर्शन मौर्य जी हैं उनके पास चलते हैं, जानकारी दिलवा देते हैं। अरे नेकी और पूछ हाँ। भाई किसान भाई, आपके भी टमाटर की खेत में, बैगन के खेत में और मिर्चा की खेती में किसी भी प्रकार का रोग लग गया है तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं कि उसका निदान क्या है। हाँ, जल्दी से चलते हैं बाबा, नहीं तो सबका खेती खराब। तो चलिए भाइयों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं हार्प प्लांटो में और जानकारी लेंगे कि बैगन, टमाटर और मिर्च में प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जाए। इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अभी जो पौधे लगाए हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि बैगन, टमाटर तथा मिर्च वर्गीय फसलों में किसान भाई इस समय खेत में पौधे लगा चुके हैं और खड़ी फसल में प्रमुख रूप से जो बीमारियां आती हैं उनमें पहला है जीवाणु झुलसा, जो कि टमाटर में भी आता है, बैगन में भी लगता है और मिर्च में भी लगता है। यह बीमारी जो आप देखेंगे कि किसी भी स्टेज में आती है। पौधा छोटा है, जैसे ही आप नर्सरी से उखाड़ कर खेत में लगाते हैं और छोटा पौधा, तभी उस रोग के लक्षण दिखाई पड़ेंगे खेत में। और जब कभी कभी फूल और फल लगते हैं उस स्टेज में भी ये जो बीमारी दिखाई पड़ती है। इसमें पूरा का पूरा पौधा जो है वो कट जाता है। इसके बाद दूसरा बीमारी है, इसमें आप देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर जो है एक धब्बा पड़ता है, भूरा चित्तादार बीमारी है। उसको जो है विशेष तौर पे टमाटर और मिर्च में वो बीमारी लगती है, जिसको हम अगेती झुलसा के नाम से जानते हैं। यह एक फफूंद के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे, भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद तीसरी बीमारी प्रमुख रूप से जो आती है वो है फल सड़न। मिर्च में जो फल सड़न होती है वो कोलेटोट्राइकम के द्वारा होता है। बैगन में जो फल सड़न होती है वो फफूंद एक होता है, फोमा, उसके द्वारा होता है। और टमाटर में भी फल सड़न होती है। समटाइम्स आप देखेंगे कि वो जो बीमारी जो है पिछेती झुलसा के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ बीमारी जो कि टमाटर में आती है, उसमें पत्तियां, नीचे की पत्तियों में जो है भूरा पत्तियां जो है झुलसने लगती हैं। दूर से दिखाई देगा कि लगेगा कि किसी ने जो है आग लगा के खेत को जला दिया है। तो यह प्रमुख रूप से बीमारियां जो है खेत में दिखाई पड़ती हैं। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब ये रोग हो जाएं पौधों में तो उनकी जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब वो किसान कैसे पता लगाएं कि इसमें ये रोग हुआ है? हाँ, देखिए उसकी क्या मतलब लक्षण? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया कि क्योंकि किसान भाई जब तक उसको पहचानेंगे नहीं तब तक उसका सही से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। जैसे आप बैक्टीरियल विल्ट की बात करें, जीवाणु झुलसा, जो कि बैगन में भी लगता है, टमाटर में भी लगता है और मिर्च में भी लगता है। इस बीमारी का किसान भाई आसानी से जो है पहचान सकते हैं घर पे कि सिंपल सा एक जो है पौधे को उखाड़ लीजिए और उसके तने को मिट्टी से लगभग 3-4 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक जो तेज जो है ब्लेड से काट दीजिए और काट के शीशे के गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें वो कटे हुए भाग को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि उससे जो है
एक धुएं जैसा पानी में जो है गिरते हुए नजर आएगा। बैक्टीरियल ऊज होता है जो कि पानी जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। उससे किसान भाई जो है आसानी से पहचान लेंगे कि यह जो है जीवाणु झुलसा है। और दूसरा हमने बताया कि चित्ता जो टमाटर और मिर्च में जो है एक जो है टारगेट स्पॉट डिजीज़ होती है, ब्राउन लीफ स्पॉट होता है, वो बीमारी जो है अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। उसमें आप देखेंगे कि पत्ती को आप रोगित पत्ती को लीजिए और उसको सूर्य के प्रकाश की तरफ करके देखेंगे तो उसमें टारगेट बोर्ड जैसा दिखेगा। लगेगा कि 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, यानी एक के बाद जो है छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल, इस तरह से जो आपको रोग के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। और रही बात पिछेती झुलसा की, जो कि टमाटर में विशेष तौर पे आता है, मिर्च में भी आता है, वो बीमारी आप देखेंगे कि पौधे की निचली पत्तियों से स्टार्ट होता है। जो मिट्टी से सटा हुआ पौधा का पत्ती रहता है उससे रोग के लक्षण दिखाई पड़ने स्टार्ट होते हैं और वो लगेगा कि जो है किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क के खेत को जला दिया है। इस तरह के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और यह रोग बड़ी तेजी से खेत में फैलता है। ये जो बीमारी है फफूंद के द्वारा फैलती है। डॉक्टर साहब, ये तो रोग हो गए, लक्षण हो गए। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो कौन सी विधि अपनाएं जिसके कारण ये रोग होना और इनका नियंत्रण वो कैसे करें? देखिए, पहला तो आपने यदि अच्छे से उसको जो है जान लिया कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी है, यदि जब बीमारी आपको पकड़ में आ गई तो उसका निदान भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं किसान भाई। जैसे जिस खेत जहाँ पे जीवाणु झुलसा बीमारी लगती है तो वहाँ के लिए किसान भाई थोड़ा सा सावधानी बरतें कि जब भी बीज का चयन करें तो जीवाणु झुलसा रहित जो बीमारी होती है जिसमें कि जीवाणु झुलसा नहीं लगती है वैसी भी किस्मों का सिलेक्शन करें, चुनाव करें, क्योंकि यह बीमारी जब खेत में खड़ी फसल में आती तो उसका निदान जो संभव नहीं है। और इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि रोग रोधी किस्मों का चयन करें। जैसे हम लोग ने विकसित की है कुछ वैरायटी है बैगन की जिसका नाम है स्वर्ण प्रतिभा। आपने सुना होगा, यहाँ पे झारखंड में ये जो बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और इसकी खेती इस वैरायटी का चयन करके खेत में यदि आप लगाएं तो जीवाणु झुलसा जैसी बीमारी नहीं आएगी और किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। रही बात टमाटर और बैगन में लगने वाले प्रमुख रूप से जो बीमारी है टमाटर और बैगन में भी आती है, तो टमाटर के लिए हम लोग की प्रमुख वैरायटी है स्वर्ण संपदा, जो कि बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट है, यानी उसमें जीवाणु झुलसा बीमारी नहीं लगती है। तो उसका भी चयन करें तो काफ़ी अच्छा जो है उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। और ब्राउन लीफ स्पॉट और फल सड़न तथा तना सड़न आप देखेंगे, ये सब बीमारियां भी जो है बैगन, मिर्च और टमाटर में आती है। इनके लिए जो है निदान के सुविधाएं उपलब्ध है, रसायन भी उपलब्ध है, मार्केट में से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके खेत में पिछेती झुलसा जिसको कि फल सड़न तथा पत्ती सड़न जो नीचे की पत्तियों से स्टार्ट होता है, उसके लिए जो है मैंकोजेब ले लीजिए, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, या आप मेटालैक्जिल ले लीजिए 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ डालकर छिड़काव करें तो यह रोग नियंत्रित हो जाएगा। रही बात मिर्च में जो फल सड़न होता है उसके में जो है विशेष तौर पे जो फफूंद जो फल सड़न के लिए रिस्पांसिबल होता है वह है एंथ्रेक्नोज बीमारी काज करता है, कोलेटोटाइकम के द्वारा होता है। उसके लिए एंट्राकोल दवा बहुत ही अच्छी दवा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लाइटेक्स 50 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास कवच उपलब्ध है तो कवच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाविस्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब हम बुझे कि देखिए इस सब में जो ऐसा बीमारी हो गया है पत्ता में, तना में, जड़ में और बैगन में, मिर्चाई में, टमाटर में, तो का दवाई डालना चाहिए, का ख्याल रखना चाहिए, जो डॉक्टर साहब हमको बताएं बहुत बेस्ट से हम बुझ गए और आप लोग भी बुझे तो वैसे ही उपाय करिए। कोई बार बीमारी नहीं हुआ तो उसका उपाय भी हो जाएगा और सब स्वस्थ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो चलिए किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से अधिक लाभ मिला होगा। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? इरादा तो नेक है, क्योंकि किसान भाई को अगर हमसे कुछ जानना है, जानकारी लेनी है या कोई सुझाव देना है तो उन्हें हमारा पता तो ज़रूर देना पड़ेगा। तो फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।